नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। बात 2015 की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की गद्दी पर सवार हुए थे और उनसे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर निराश होकर के पटना लौट चुके थे। निराशा होने की एक वजह थी कि वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी उनके लैटरल एंट्री का इंतजाम करें और वो नौकरशाहों के सिरमौर बनकर दिल्ली में बैठ जाए उनके साथ साथ सलाहकार के तौर पर। मगर उस समय नए नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो साहस नहीं दिखा पाया जो बाद के दिनों में उन्होंने किया। कई लेटर एंट्री से कई जॉइंट सेक्रेटरी तैयार किए और नौकरशाही को एक तरीके से किनारे किया और ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए उन्हें इफेक्टिव ये सलाह प्रशांत किशोर चाहते थे कि उनको लाया जाए, ऐसा नहीं हो पाया। तो निराश प्रशांत किशोर पटना पहुंच करके नीतीश कुमार के साथ हो चुके थे। इतना ही नहीं, निराशा में उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक मुहिम चलाई और वो नीतीश कुमार को उठा के लालू प्रसाद यादव के पास ले गए, असंभव सा काम कर दिखाया और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मुकाबिल होना था, जिसमें वो हार चुकी थी। उसी 2015 के चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देना चाहते हैं। तब तो प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार नहीं थे। बाद में फिर नीतीश कुमार लौटे और एनडीए की सरकार बनी। उस पैकेज का क्या हुआ, बिहार में कितना पहुंचा, इसका पता नहीं लगा है। नीतीश कुमार लगातार हमलावर थे प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पर कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। 2000 में बिहार के विभाजन के बाद से बिहार का एक बड़ा हिस्सा झारखंड के पास चला गया था, राजस्व का हिस्सा चला गया था। वो चाहते थे नीतीश कुमार कि उसके एवज में बिहार को विशेष पैकेज मिले और अभी भी वो यथावत बाकी है। और प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार बनते ही 1.25 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देंगे बिहार को, और वो ये 1.25 लाख करोड़ रुपए का एक मसला बन गया। नीतीश कुमार के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री को पता होना चाहिए जब वो 1.25 लाख करोड़ रुपए की बात करते हैं तो एक के ऊपर कितना 125 के आगे कितना शून्य लगाना है। अगर प्रधानमंत्री को पता होता तो इतनी बड़ी राशि का इंतजाम नहीं करते। बिहार की धरती पर जहां पर दशमलव का इजाद हुआ है, बिहार की धरती पर जहां पर शून्य का इजाद हुआ है, तो एक लिहाज से प्रधानमंत्री को ऐसे बड़े पैकेज से में घिरना लाजिम था बिहार में जाकर के, जब वो ऐसी बात कर रहे हैं कि 125 का आगे कितना शून्य लगा देंगे प्रधानमंत्री अगर बता दें तो बिहार के लोग मान जाएंगे। दरअसल वो पैकेज मिलने वाला, वो पैकेज अब तक नहीं मिला है और उसको वो अभी भी एक मसला बना हुआ है। अगर इस बार भी चुनाव में नीतीश कुमार अगर एनडीए छोड़ते हैं तब एक बड़े मसले के तौर पर आएगा पैकेज का हुआ क्या, बिहार को कितना मिला कितना नहीं मिला। इन सब के बीच में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है। उस मसले को उठाए थे प्रशांत किशोर, एक बार फिर से अकेले बैटिंग कर रहे हैं, एनडीए के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं, बिहार में मौजूद हैं। वो लगातार 2022 से बिहार में, वो कह रहे हैं बिहार में जब तक वो सुधारेंगे बिहार 10 साल और समय लगाएंगे बिहार में, और बिहार में सरकार बनाने के लिए वो आमद है। वो बिहार के 243 सीटों पर उम्मीदवारों को उतार चुके हैं और अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। इस रणनीतिकार को मेरी एक सलाह है कि उनको चाहिए कि बिहार में जब लगातार पैकेज की घोषणा होती है तो वो ये एक और मांग रख दें कि इस बार भारत की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचा दी जाए। इसके पीछे एक वजह है, पाटलिपुत्र में जब तक भारत की राजधानी रही है भारत का गौरव काल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीते 11 साल से सत्ता में होने के बावजूद इतिहास पुनर्लेखन का काम पूरा नहीं कर पाई है। जब भी इतिहास पुनर्लेखन का काम होगा तो पता लगेगा 320 से लेकर के 550 तक गुप्त वंश का भारत में शासन था और वो स्वर्ण काल कहलाता था। उसी समय आर्यभट्ट का दौर था, उसी समय विज्ञान दर्शन शास्त्र पर काफी कुछ काम हुआ था, कालिदास का वो दौर था। पाटलिपुत्र से राजधानी को उज्जैन ले जाया गया था गुप्त वंश के समय में। गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त होते थे, उनके पुत्र समुद्रगुप्त थे, सब चंद्रगुप्त द्वितीय हुए जो विक्रमादित्य के नाम से कहलाए। उन्होंने उज्जैनी ले गए भारत के राजधानी को। उसी समय फेन सांग चीनी यात्री भारत आया था, उसने बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या वैभव था, विक्रमशिला का क्या वैभव था। भारत स्वर्ण काल था, चीन से कई गुना आगे दुनिया में स्वर्ण काल के तौर पर गिना जा रहा है। वो एक विदेशी यात्री ने उसको स्पष्ट तौर पे लिखा था भारत में तब कुछ चमक रहा था, और उसके पीछे एक वजह थी कि भारत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। वही दौर नहीं, मौर्य वंश के दौर हो, शुंग वंश का दौर हो, ये सारे दौर ऐसे थे जबकि भारत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पूरे भारत के सारे भारत में भारत शासन फैला पड़ा था, कांधार तक, कांधार से लेकर के पूर्वोत्तर के पूरे इलाके में भारत का शासन था, को अविवादित क्षेत्र था। तो पाटलिपुत्र जब भी पाटलिपुत्र भारत की राजधानी रही है, अक्षुण्ण रहा है। इतना ही नहीं, जब बहुत अतीत की बात नहीं करता, जब इतिहास पुनर्लेखन की बात आती है तो 1666 में दशम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ और पटना साहिब का ही वो वैभव था जिन्होंने
5 हिस्सों में बटे 5 वर्णों में बसे हिंदू समाज को एक बनाया। जिन्होंने कहा कि 5 प्यारे चुने, उन्होंने सभी वर्णों से एक एक प्यारे चुने और उन सबको मिला करके सिंह साहिवान दिया, सबको सिंह नाम दिया, खालसा पंथ की स्थापना की और मुकाबिल होने के लिए उन्होंने जनेऊ की जगह कृपान रखने की सलाह दी, कच्छा पहनाया, केशधारी बनाया, लोगों को कहा। और एक खालसा पंथ जो कि सिख जो हिंदुओं की रक्षा के लिए बनाया गया था, ये अलग बात है, समय के दौर में वो एक अलग अलगाववादियों के अलगाववाद का शिकार होगा पड़ा है एक बड़ी साजिश के तहत। लेकिन ये बात सच है कि सिखों के आखिरी गुरु जो सिख आधुनिकतम धर्म कहलाता है, वो 1666 में 1708 के आसपास आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना हुई और एक नया चेहरा मिला। अभी जब गुप्त वंश का दौर जो भारत का स्वर्ण काल था, अभी जो पाटीदार कहलाते हैं गुजरात में, वो अभी गुप्त वंश के, पटेल सारे वो गुप्त वंश के ही हैं। बिहार का जब जातीय जनगणना हुई तो पता लगा कि अन्य अति पिछड़ा वर्ग जो गुप्त वंश को बिलोंग करता है वो 36% उसकी आबादी है और 36% आबादी और 15% अगड़ी आबादी को अगर मिला दिया जाए, बिहार में जो चुनाव की बात हो रही है, ये दोनों एक साथ अगर वोट कर जाते हैं तो जाहिर तौर पर जो भी जिसके लिए वोट करेंगे, यही एक गणित है नीतीश कुमार का पावर में रहने का। वो इकट्ठे अगर एनडीए के लिए वोट कर जाते तो एक बार फिर से एनडीए अपने पावर में आ जाएगी। जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो मैं वही सिख पंथ की याद दिला रहा हूँ जिसको गुरु गोविंद सिंह ने बड़े कायदे से पहचाना था हिंदू धर्म की कमजोरियों को। 5 वर्ण को एक किया था और 5 का सिंह साहिवान नाम दिया था, एक घट में लेकर के सबको मिला दिया था। ऐसी स्थिति अगर है, फिर उसमें उतना ही नहीं, सिख पंथ का एक वैभव की बात कहने वाले लोग कहते हैं, और ये सारी बातें पटना साहिब से निकली है, पाटलिपुत्र से निकली है। तो ये बात अब होनी चाहिए, प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकारों को कहना चाहिए खुलकर कि भारत की राजधानी जब भी पाटलिपुत्र रही है तब वो वैभव काल रहा है, स्वर्ण काल रहा है। और चुनाव में जब बार बार पैकेज की घोषणा होती है, पैकेज के साथ साथ ये घोषणा हो जानी चाहिए कि भारत की राजधानी पाटलिपुत्र क्यों नहीं हो। चुनाव का वक्त है, एग्जैक्ट वक्त है। पाटलिपुत्र का सिचुएशन, पटना का सिचुएशन पाकिस्तान के पास नहीं, पश्चिम सीमा हमेशा खतरे में रही है, दिल्ली उसी के आसपास आता है, तो उससे ही बचा जा सकता है। अगर चीन के खतरे की बात करेंगे तो बीच में नेपाल पड़ता है, पटना के बीच में। पूरब का जहाँ तक मामला है तो पाल वंश पूरब में ही था। पटना पाल वंश, जिसको कलकत्ता बंगाल का पाल वंश कहा जाता है, वो उसकी राजधानी पटना हुआ करती थी। तो ये पूरा आप देखें, जातिगत जनगणना के हिसाब देखेंगे, सब कुछ हिसाब से देखेंगे तो आपको पता लगेगा पटना अपने आप में जब भी रही है भारत की राजधानी। और प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार को चाहिए जो बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे हैं बिहार के लिए, तो एक बात ये भी उनको अपने एजेंडा में जोड़ देना चाहिए, क्यों नहीं भारत की राजधानी पटना लाने की बात की जाए, पैकेज के बजाय राजधानी को उठा करके। ऐसा नहीं है कि राजधानी, देश की राजधानी एक ही जगह हुआ करती है, ब्राजील की राजधानी 2-3 जगह है। भारत की राजधानी अगर मानेंगे सरसरी तौर पर तो राजनीतिक राजधानी भले ही दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई हुआ करती है, जिसे अब शिफ्ट करके सूरत या अहमदाबाद ले जाने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को, सांस्कृतिक राजधानी की बात होती है, राजधानी का एक हिस्सा हो सकता है पटना भी, जहाँ पे 0 सब कुछ हुआ है। ये आदिकाल में जब इतिहास पुनर्लेखन की बात हो रही है, स्वर्ण काल की बात की याद करने की बात हो रही है, पौराणिक स्वर्ण काल नहीं, जिसमें पौराणिक स्वर्ण काल में बहुत सारे ऐतिहासिक किंवदंतियां हैं कि पुष्पक विमान होता था, ये होता था, जहाजों के जरिए दुनिया भर व्यापार था, वो बेहतरीन था। भारत का स्वर्ण काल था, भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार था। तो साहित्य की बात हो, संस्कृति की बात हो, कला की बात हो या वाणिज्य की बात हो, तो पाटलिपुत्र का प्रभाव भारत के पर जब भी रहा है तो भारत का वो स्वर्ण काल के तौर पर याद किया जाता है। इसलिए पाटलिपुत्र में राजनीति के लिए एक्टिव प्रशांत किशोर से मेरी सलाह है कि रणनीतिकार महोदय, आप ये भी बात कर सकते हैं कि पैकेज वैकेज छोड़ो, भारत की राजधानी पाटलिपुत्र ले चलो। ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत का पश्चिमी बॉर्डर और उत्तरी बॉर्डर सबसे ज्यादा खतरे में था, कल्पना कीजिए उस समय अगर भारत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती तो ये पश्चिमी सीमा से लगातार जो आक्रमण हो रहा है उस आक्रमण से भारत बचा रहता। और ये आक्रमण आज से नहीं हो रहा, बहुत लगातार हो रहा। अगर पाटलिपुत्र में राजधानी होती, ये दिल्ली राजधानी होने की वजह से 1931 में दिल्ली में राजधानी अंग्रेजों ने इसलिए लाया कि बिहार ने तबाह कर रखा था। कलकत्ता से कोई वाणिज्य करने में, दिल्ली तक आने में अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने बिहार से बचने के लिए, पाटलिपुत्र से बचने के लिए भारत की राजधानी को दिल्ली ले आया था। तो अब अगर कल्पना की ऑपरेशन सिंदूर उस दौर में हुआ होता जब भारत की राजधानी पाटलिपुत्र होती तो भारत की राजधानी बेहद सुरक्षित होती। दिल्ली हमेशा रडार में है पूरी तरह से। इसलिए एक सलाह ये भी है, ये सारे तर्क हो सकते हैं कि पाटलिपुत्र क्यों ना हो भारत की राजधानी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी एक हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जब पूरे दिल्ली पर आक्रमण था, पश्चिम सीमा पे, अगर आप पश्चिम सीमा के बहुत सारे एयर स्पेस की बात करें, वो सब पाकिस्तान के निशाने पे थे। पाकिस्तान की खुशी मना रहा है उन सबको उस निशाना लेने में ड्रोन के जरिए, भले ही वो गिरा दिया गया हो,
एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सफल रहा था, पाकिस्तान का एक हिस्सा ये भी कहता है। तो अगर पाटलिपुत्र अगर राजधानी होती, वो जाहिर तौर पर काफ़ी दूर होता पश्चिमी सीमा से, और पश्चिमी सीमा से आज से नहीं, लगभग 10वीं शताब्दी से लगातार भारत में आक्रमण हो रहे हैं। पाटलिपुत्र में अगर भारत की राजधानी होती तो ये आक्रमण से बचा जा सकता था। नमस्कार, धन्यवाद।